भोर की पहली किरणें धरती पर पड़ती हैं और नरेंद्र मोदी अपने कदमों पर होते हैं। उनका दिन रोज 5 बजे शुरू हो जाता है। सबसे पहले योग साधना और 8 बजे तक मोदी कामकाज को तैयार रहते हैं। वो मेरा रूटीन लाइफ है। वो बात से नहीं है कि बचपन में हम आरएसएस में जाते थे, वहीं से ट्रेनिंग हुई, बाद में जीवन भी उस दिशा में ले जाने का मेरा प्रयास था। तो मेरे जीवन का वो हिस्सा है, लेकिन इन दिनों काफ़ी डिस्टर्ब है। इन दिनों मैं कोई योगा के लिए उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। लेकिन वैसे मैं कह सकता हूँ कि 365 दिन में 300 दिन तो योगा करता हूँ, ऐसा कह सकता हूँ। जिसने भी मोदी को धुआंधार प्रचार करते देखा, उसे मोदी की कार्यक्षमता पर संदेह नहीं। लेकिन रैलियां पार्टी के लिए थी, अब देश के लिए उनकी कार्यकुशलता की बारी है। नरेंद्र मोदी अपने कामकाज को लेकर गोपनीयता रखना चाहते हैं, लेकिन सूत्रों के हवाले से निकली खबरों के मुताबिक मोदी ने सरकारी विभागों के अफसरों से संपर्क साधकर उनकी राय लेनी शुरू भी कर दी। मोदी ने उनसे जानना चाहा कि अधूरी और विफल योजनाओं के पीछे सबसे बड़ी वजह क्या है। मोदी ने यह भी पूछा कि अगर उन्हें खुली छूट दी जाती है तो अफसर किन चीजों को प्राथमिकता देंगे। मोदी की प्राथमिकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पदभार संभालने से पहले ही उन्होंने कैबिनेट सचिव अजित सेठ को बुलाया, पूरी कैबिनेट की सरकारी तंत्र की जानकारी उनसे ली, फिर आंतरिक सुरक्षा पर चर्चा के लिए गृह सचिव को बुलाया और कैबिनेट सचिव को आदेश दिया कि हर मुख्य मंत्रालय के सचिव को 20-20 मिनट का प्रेजेंटेशन तैयार करने के निर्देश दें। इसे वो पीएम बनने के बाद देखेंगे। ये मोदी की कार्यशैली का अहम हिस्सा है। वो अफसरों को सम्मान भी देते हैं, आजादी भी, और उनसे रायशुमारी भी करते हैं। यूपीए 2 को अपने शासनकाल में पॉलिसी पैरालिसिस के कई आरोप झेलने पड़े थे। मोदी जानते हैं कि रोग क्या है, पर अर्थव्यवस्था के इलाज से पहले विशेषज्ञों से एक एक लक्षण जानना चाहते हैं, क्योंकि सही दवाई से ही सटीक उपचार संभव है। यूं तो एग्जिट पोल के नतीजों में एनडीए को मिले बहुमत के बाद से ही बाजार ने दीपावली मनानी शुरू कर दी थी। चुनावी नतीजों के बाद भी बाजार त्योहार के ही मूड में रहा। रुपया मजबूत होता गया, सेंसेक्स चढ़ता गया। मोदी इस बात पर फख्र करते हैं कि वो गुजराती हैं, पाई पाई का हिसाब रखते हैं, मुनाफा करना उन्हें बखूबी आता है। बाजार का चढ़ना एक बात है और भाव का बने रहना एक बड़ी चुनौती। नरेंद्र मोदी इस बात से वाकिफ हैं। हम और आप भले ही सतही तौर पर समारोह देख रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कामकाज शुरू हो चुका है। नरेंद्र मोदी को जैसा मैंडेट जनता ने दिया है, उससे उनके हाथों को गजब की मजबूती मिली है। एक तरफ देश की उम्मीदें हैं, दूसरी तरफ मोदी की अपेक्षाएं। वो चाहते हैं कि उनके मंत्री देश को अपना पूरा वक्त समर्पित करें, कम से कम 18 घंटे कामकाज करें, जैसा वो खुद करते हैं। नरेंद्र मोदी का अफसरों से मुलाकात करना, विभाग अध्यक्षों को तलब करना, ये सारी चीजें भविष्य का खाका तैयार करने के लिए हैं। लेकिन जो वर्तमान में चल रहा है वो है कूटनीति, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान भी पाकिस्तान और चीन के मसले को जमकर उठाया था। दिल्ली की सल्तनत को हिंदुस्तान पूछ रहा है। आपने कहा था, जब हमारे देश के जवानों के सर काट लिए गए थे, तब आपने वादा किया था कि आप ऐसी चीजों को सहन नहीं करेंगे। क्या कारण हुआ कि पाकिस्तान एक के बाद एक जुल्म करता चला जा रहा है और 125 करोड़ का देश चुपचाप सारी चीजें झेल रहा है। चुनाव जीतने के बाद किसी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी कूटनीति की झलक इतनी जल्दी देखने को मिलेगी।
देखिए, ये तो परंपरा है। अगर कोई देश में सत्ता का परिवर्तन हो रहा है, नए प्रधानमंत्री का आगमन हो रहा है, तो ऐसे अवसर पर तो पास पड़ोस के लोगों को और कुछ जो शुभचिंतक देश होते हैं उनको तो बुलाया ही जाता है। ये तो परंपरा है मेरे ख्याल से। मोदी के शपथ ग्रहण के लिए सार्क देशों के सभी राष्ट्राध्यक्षों को भेजा गया न्योता शिष्टाचार ही लगता है, पर जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भेजा निमंत्रण इसमें जुड़ जाए तो चर्चा ही अलग हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ताल्लुकात दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ेंगे, कि दोनों ममालिक को अपने जो मसाइल हैं हल करने हैं और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं रीजनल ग्लोबल, उनसे फ़ायदा उठाना है, और ये इंगेजमेंट के ज़रिए इंशाल्लाह आएगा। इस एक निमंत्रण से ऐसी हलचल मची कि शुरुआत में समझ ही नहीं आया कि ये मोदी का मास्टर स्ट्रोक है या गलती। अब तक यूपीए की पाकिस्तान पॉलिसी की बिरयानी डिप्लोमेसी की कट्टर आलोचना करने वाले मोदी अपने शपथ ग्रहण में भला नवाज शरीफ को क्यों बुलाना चाहेंगे? The government of Prime Minister Narendra Modi would be well advised to be fairly cautious. After all, we should not forget that a previous BJP Prime Minister, Mr. Vajpayee, conducted this similar exercise in taking a bus to Lahore. There was a great deal of excitement, celebration, bonhomie, and at the end of all of that, within 4 months, we had the Kargil War. So it's important to understand atmospherics and photo ops are one thing, but substantive progress on an important relationship is another. नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होने के बावजूद पाकिस्तान में कई पीढ़ियों में जकड़े हैं। खुद की मंशा पर सेना की हामी भारी पड़ती है, पर अब आखिर कौन मना कर सकता है कि मोदी की मंशा गलत थी? उन्होंने तो आते ही पहल की, हाथ बढ़ाया, थामना न थामना सामने वाले पर निर्भर था। बहरहाल पाकिस्तान के खिलाफ बाकी पड़ोसियों से मुलाकात और बात का असर इस क्षेत्र की स्थिरता की ओर ऐसा कदम है जो कई राष्ट्राध्यक्ष या तो भूल जाते हैं या दरकिनार कर देते हैं। मोदी की कूटनीति में अच्छे दिनों के आसार हैं। जहां तक विश्व शक्तियों का सवाल है, जापान से मोदी का विशेष लगाव है। गुजरात के व्यावसायिक संबंध इस देश से बेहद अच्छे रहे हैं और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे मोदी की खास इज्जत करते हैं। ट्विटर पर वो सिर्फ 3 लोगों को फॉलो करते हैं, मोदी उनमें से एक है। अभी तक जो अमेरिका मोदी के नाम से कन्नी काटता था, उसके राष्ट्रपति बराक ओबामा ने उन्हें बधाई दी, बेहतर रिश्तों की उम्मीद जताई। जिस चीन की तरफ नरेंद्र मोदी प्रचार के दौरान आंख तरेरा करते थे, उस चीन को नरेंद्र मोदी में रिचर्ड निक्सन नजर आया, यानी एक ऐसा राष्ट्राध्यक्ष जो चीन और भारत के बीच कारोबार को नया आयाम देगा। दुनिया दिलचस्पी से मोदी की ओर देख रही है, तो हिंदुस्तान उम्मीद से। कभी राहुल गांधी ने मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि सफेद घोड़े पर सवार कोई जादूगर छड़ी घुमाकर देश की किस्मत नहीं बदल सकता। लेकिन देखिए ना, देश के दिलो दिमाग पर उस जादूगर का जादू चल गया। ये कोई सम्मोहन नहीं है जो टूट जाए तो बीता हुआ याद नहीं रहेगा। युवा मतदाताओं को सपने दिखाकर अब उसे साकार करने की बारी है, लेकिन कुछ अड़चनों से बचकर। सबका साथ, सबका विकास, ये नारा भी था, जवाब भी और आश्वासन भी। पर अब मोदी को इसे मंत्र बनाना होगा। जिन्होंने वोट दिया उनकी उम्मीदों का दायित्व है, जिन्होंने नहीं दिया उनका विश्वास जीतने का कर्तव्य। मैं निश्चित मानता हूं कि वोटर्स को हिंदू मुसलमान में बांटना नहीं चाहिए। नहीं, पर क्या इस देखिए वोट देने की जो प्रक्रिया है, इसका रिलीजन के साथ कोई लेन देन नहीं है। उसको हिंदू मुसलमान में बांटकर नहीं देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, नरेंद्र मोदी की सरकार बनती है, तो अपना तय मानकर चलिएगा। आपके माध्यम से मैं पूरे देश को कहना चाहता हूं कि एक भी नागरिक के साथ अन्याय नहीं होगा, चाहे वो किसी भी धार्मिक फिलोसॉफी को फॉलो करता हो। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश, दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उस लोकतंत्र की अनेकों आकांक्षाएं। नरेंद्र मोदी को युवाओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाला है, पर यही युवा आकांक्षाएं नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी चुनौती होंगी, क्योंकि युवाओं को झटपट समाधान चाहिए। न तो उम्मीदें कभी खत्म होंगी, न अपेक्षाएं, और इन्हें खत्म होना भी नहीं चाहिए। मोदी भी तो एक उम्मीद का ही नाम है, जिसे साकार होता देखने के लिए देश टकटकी लगाए बैठा है।